पढ़ेंगे आज तत्कालिक कार्य में। उससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे जो है बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, चलिए अब अध्ययन कर रहे थे तो ये तत्कालिक कारण क्या थे। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण में क्या थे। 1857 का विद्रोह के लिए बारूद जमा हो चुका था। इसमें एक चिंगारी की देरी थी। चर्बी मिले कारतूसों की घटना ने इस चिंगारी में भी बारूद को दिखा दी। चिंगारी बारूद को दिखा दी। सिपाहियों के विद्रोह पर उतर आने पर साधारण जनता भी उठ खड़ी हुई। नए एनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया और कारतूस की चर्बी से सने कागज का खोल चढ़ा होता था। कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरों को दांतों से काटना पड़ता था और गाय में खोल और इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और हिंदू मुसलमान सिपाही दोनों इसमें भड़क उठे। उन्हें लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट कर देगा। इसमें पहला कारण क्या था, एनफील्ड राइफल में कारतूसों को राइफल में भरने से पहले दांत से काटना पड़ता था। दांत से काटना पड़ता था। कारतूस की खोल चमड़े की होती थी जो कि गाय, सूअर की चर्बी से बनी होती थी। चर्बी से बनी होती थी। गाय सूअर की चर्बी से बनी होती थी, जिसने हिंदू मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। क्योंकि उन्हें लगा कि जो है उनका धर्म नष्ट किया जा रहा है और अनेकों लोग जो है गाय को जो है क्योंकि हिंदू गाय को माता मानते हैं और सरकार जानबूझ करके उनको धर्म को नष्ट तुल्य और उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। अब जो है विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ जो है तो 1857 में जो है विद्रोह का स्वतः स्फूर्त और अनियोजित था। यह किसी सावधानी तथा गुप्त रूप से किए गए संगठनिक कार्य का परिणाम था और निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब दे पाना कठिन है। 1857 के विद्रोह के इतिहास का एक अजीब पहलू है कि इसका अध्ययन लगभग पूरी तरह ब्रिटिश दस्तावेजों पर आधारित है। विद्रोह अपने पीछे कोई दस्तावेज नहीं छोड़ गए।
चूँकि वे गैरकानूनी ढंग से काम कर रहे थे, इसलिए शायद वे कोई लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। फिर यह भी कि वे हरा दिए गए तथा कुचल दिए गए और घटनाओं के बारे में उनके विवरण उनके साथ ही नष्ट भी हो गए। अंतिम बात यह थी कि बाद के वर्षों तक भी अंग्रेज विद्रोह के बारे में किसी भी सहानुभूतिपूर्ण उल्लेख को दबाते रहे और जो विद्रोहियों का पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते। इतिहासकार और लेखक का वर्ग का ये दावा है कि यह विद्रोह एक व्यापक तथा सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था। ठीक है, और एक वर्ग का ही दावा तो इसको भी, और इसके सबूत में वे चपातियों तथा लाल कमल के फूलों के गांव-गांव पहुंचने की घटनाओं तथा घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों तथा मदारियों के प्रचार का उल्लेख करते हैं। दूसरे लेखक इतने ही दावे के साथ इस बात से इनकार करते हैं कि विद्रोह के पीछे कोई सुनियोजित तैयारी थी। उनका कहना है कि विद्रोह से पहले या बाद में भी रद्दी कागज़ का टुकड़ा तक ऐसा नहीं मिलता जिससे सुसंगठित षड्यंत्र का संकेत मिलता हो, और जो है किसी गवाह तक ने इसका कोई दावा कभी नहीं किया। विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? 10 मई 1857। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ, और फिर इसके बाद यह तेज़ी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया और जल्दी ही उत्तर में पंजाब से लेकर के दक्षिण नर्मदा तक और पूर्व में बिहार से लेकर के राजस्थान के विस्तृत भूभाग तक इसकी चपेट में आ गया। मेरठ में विद्रोह के भड़कने से पहले जो है बैरकपुर में विद्रोह भड़कने से पहले जो बैरकपुर में मंगल पांडे शहीद हो चुके थे। ठीक है, ये एक नौजवान सिपाही थे जिनको अकेले विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण इनको जो है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। है ना। सिपाहियों में असंतोष तथा विद्रोही भाव पनप रहे थे। इसके बाद मेरठ में विस्फोट हुआ और 24 अप्रैल को तीसरी देसी घुड़सवारी सेना के 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया। उनमें से 85 को 9 मई को बर्खास्त करके 10-10 साल की बामशक्कत सजाएं की गई और जंजीरों में जकड़ दिया गया, जिससे मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों में एक आम विद्रोह भड़क उठा। अगले दिन 10 मई को उन्होंने अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया, अपने अधिकारियों को मार डाला, विद्रोह का झंडा बुलंद किया। फिर जैसे कोई चुंबक उनको खींच रहा हुआ सूर्यास्त के बाद जो है फिर दिल्ली की ओर चल पड़े। और मेरठ के सिपाही जब अगली सुबह दिल्ली में दिखाई पड़े तो वहाँ की भी जो पैदल सेना आकर के उनके साथ मिल गई। उन्होंने अपने यूरोपीय अधिकारियों को क्या किया? मार डाला जो है। और बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। जो है इसमें जो है बागी सिपाहियों ने जो है बहादुर शाह को क्या किया? बूढ़े और शक्तिहीन सिपाहियों ने बहादुर शाह को, जो कि बूढ़ा और उस समय जो है शक्तिहीन था,
था वो क्या किया, भारत का सम्राट घोषित किया। भारत का सम्राट घोषित किया। ठीक है, भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, दिल्ली जो है जल्दी ही इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए। और अंतिम जो मुग़ल बादशाह को जिस स्वतः स्फूर्ति ढंग से देश का ये नेता बना दिया गया, वह इस तथ्य का प्रमाण था कि मुग़ल ख़ानदान के लंबे शासन ने इस ख़ानदान को भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक बना दिया था। और जो है केवल इस एक कार्य के द्वारा सिपाहियों ने एक फौजी विद्रोह को एक क्रांतिकारी युग में भी बदल दिया। यही कारण है कि पूरे देश के विद्रोही सिपाहियों के कदम अपने आप दिल्ली की ओर मुड़ गए और विद्रोह में भाग लेने वाले सभी भारतीय राजाओं ने मुग़ल सम्राट के प्रति अपनी वफादारी घोषित करने में कतई देर नहीं लगाई। फिर सिपाहियों के कहने पर या संभवतः उनके दबाव में बहादुर शाह ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उसको हटाने के लिए वे भारतीय राज्यों का एक महासंघ स्थापित करें। और जल्दी बंगाल की पूरी सेना विद्रोह में शामिल हो गई। यह तेज़ी से फैल गया। अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग, पूर्वी पंजाब तथा इन सभी जगहों पर ब्रिटिश साम्राज्य चरमरा उठा। अनेक रजवाड़ों में शासक तो अंग्रेज मालिकों के प्रति वफादार बने रहे, मगर उनकी फ़ौजों में विद्रोह भड़क उठा और बहुतों में भड़कने के करीब आ गया। ठीक है, और इंदौर के अनेक फौजी विद्रोह करके सिपाहियों से आ मिले। अनेक फौजी इस तरह ग्वालियर के 20,000 से अधिक फौजी तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ चल दिए। जो है ग्वालियर के 20,000 सैनिक रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ये जो है ग्वालियर के जो 20,000 जो सैनिक थे, 20,000 से जो अधिक फौज थी, वो तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ चले गए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है राजस्थान, महाराष्ट्र और अनेक छोटे सरदार अपनी जनता का भरोसा पाकर विद्रोही बन गए। उनकी यह जनता अंग्रेज़ों की कट्टर दुश्मन थी। हैदराबाद तथा बंगाल में भी छिटपुट विद्रोह हुए। तो और जो है फिर क्या हुआ, यह जो विद्रोह था जितना अधिक व्यापक था उतना ही इसमें गहराई भी थी। और पूरे उत्तरी और मध्य भारत में सिपाहियों के विद्रोह ने नागरिक जनता को आम विद्रोह के लिए प्रेरित किया। और जो सिपाहियों द्वारा जो है ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने के बाद साधारण जनता भी हथियार लेकर के उठ खड़ी हुई, जैसे कि बल्लम, कुल्हाड़ा, तीर धनुष, लाठी, हंसिया देसी बंदूक के साथ जो है लड़ती रही। ठीक है, तो हथियार क्या क्या थे? हथियार जिससे जनता लड़ी, उसमें जो है लाठी उसमें थी लाठी, बल्लम, कुल्हाड़ा, तीर धनुष, लाठियां और हंसियों तथा देसी बंदूकों के साथ लड़ती रही।
लाठियों और हंसियों तथा देसी बंदूकों के साथ जो है जनता ने लड़ी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, और इसमें जो है अनेक जगह सिपाहियों से भी पहले जहाँ कोई फौज तैनात नहीं थी वहाँ भी जनता ने विद्रोह आरंभ किया। किसान, दस्तकार और दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर और ज़मीनों की व्यापक भागीदारी एक ऐसी एकजुट थी जिसने विद्रोह को उसकी वास्तविक शक्ति दी तथा इसे जन विद्रोह का चरित्र भी दिया। खासकर उन क्षेत्रों में जो आज उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जो शामिल हैं। इस क्षेत्र में किसानों तथा जमींदारों ने सूदखोरों तथा अपनी ज़मीन बेदखल करने वाले नए जमींदारों पर हमले करके अपनी तकलीफ़ों को खुलकर जाहिर किया। देखिए, ऐसा है कि इसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ना, जहाँ नोट्स बनाना है वहाँ लिख करके पूरी तरह से कैसे एक विषय का अध्ययन करना है, एक स्टूडेंट कैसे अध्ययन करता है, कहाँ नोट्स बनाता है, यह समग्र पूरा इसमें है। ठीक, विद्रोह का लाभ उठा करके उन्होंने सूदखोरों की खाता बहियों तथा कर्जों के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित अदालतों, तहसील कार्यालयों, मालगुजारी के दस्तावेजों तथा थानों पर हमले किए। यह भी महत्वपूर्ण बात थी कि अनेक लड़ाइयों में सामान्य जनता की संख्या सिपाहियों से बहुत ज़्यादा थी। एक अनुमान के अनुसार अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मरने वाले लगभग 1.5 लाख लोगों में से 1000 से अधिक सामान्य नागरिक थे। 1 लाख से अधिक। यह भी ध्यान रहे कि जहां जनता विद्रोह में शामिल नहीं हुई वहां भी लोगों ने विद्रोहियों के साथ बहुत सहानुभूति का व्यवहार किया। वे विद्रोहियों की हर जीत पर खुश होते रहे तथा अंग्रेजों के वफादार रहने वाले सैनिकों का सामाजिक बहिष्कार करते रहे। उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ सक्रिय शत्रुता का व्यवहार किया, उसे सहायता या सूचना देने से इनकार कर दिया, उसे गलत सूचना देकर गुमराह किया। लंदन टाइम्स अखबार के संवाददाता के रूप में 1858-59 में भारत का भ्रमण करने वाले W.H. रसल ने लिखा है, कोई भी मिसाल ऐसी नहीं कि किसी गोरे की गाड़ी पर दोस्ताना निगाह पड़ती हो। उफ, ये आँखों की भाषा तक की गुंजाइश कहाँ है। यही तो वह चीज़ है जिससे मैं समझा कि हमारी जाति का अक्सर बहुत से लोगों को कोई डर नहीं होता और यह कि नफरत तो इससे सभी करते हैं। 1857 का विद्रोह जो था उसका जन चरित्र जो है उस समय भी स्पष्ट हुआ जब अंग्रेजों ने इसे कुचलने की कोशिश की। उन्होंने विद्रोही सिपाहियों को ही नहीं दबाया बल्कि दिल्ली, अवध, पश्चिमोत्तर प्रांत, आगरा, मध्य भारत और पश्चिम बिहार की जो जनता के खिलाफ भरपूर और निर्मम लड़ाई उनको लड़नी पड़ी और पूरे के पूरे गांव जला दिए। ग्रामीण और नगरीय जनता का कत्लेआम किया गया। अंग्रेजों को एक एक करके गांवों से लड़ना पड़ा तथा उत्तरी भारत के अनेक भागों को फिर से जीतना पड़ा। लोगों को बिना किसी मुकदमे के फांसी देना, फांसी के बाद सबके सामने पेड़ों से लटकाना, इन सब से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में विद्रोह कितना फैल चुका था। 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिमों की एकता में निहित थी। सैनिक और जनता या नेता हिंदू मुसलमान के बीच पूरा सहयोग देखा गया है। पूरे के पूरे गाँव को जला दिए गए और ग्रामीण और नगरीय जनता का कत्लेआम काफ़ी मात्रा में अंग्रेजों ने किया गया। ये सब चीज़ें हुई। 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम की एकता में नहीं थी, यानी कुछ बहुत हद तक हिंदू मुस्लिम एकजुट थे और जो है उस समय एकता थी। सैनिक तथा जनता हो या नेता, हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच पूरा सहयोग देखा गया। अच्छा,
सभी विद्रोहियों ने एक मुसलमान बहादुर शाह को अपना सम्राट स्वीकार किया था, बहादुर शाह जफर, दिल्ली में। मेरठ के हिंदू सिपाहियों के मन में पहला विचार दिल्ली की ओर कूच करने का ही आया। पहले वो दिल्ली की ओर तरफ कूच किए जो है, और हिंदू और मुसलमान विद्रोही और सिपाही एक दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान करते थे। उदाहरण के लिए विद्रोह जहां भी सफल हुआ वहीं हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए फौरन ही गौ हत्या बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। ठीक है, गौ हत्याओं जहाँ भी सफल हुआ वहाँ गौ हत्या भी बंद करने के। इसके अलावा नेतृत्व में हर स्तर पर हिंदुओं तथा मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं था उस समय। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को परोक्ष रूप से एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी एचिंसन ने स्वीकार किया। बहुत कड़वे मन से वह लिखता है कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते। वास्तव में 1857 की घटना से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल में तथा 1858 से पहले भारत की जनता और राजनीति अपने मूल रूप में सांप्रदायिक नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1857 तथा 1858 से पहले जो है भारत की जनता सांप्रदायिक नहीं थी। भारत की जो जनता है, भारत की जनता सांप्रदायिक नहीं थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र जो है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी तथा आरा थे। क्रांति के 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ यानी अवध पे सब कब्जा ही कर लिए जो है वहाँ। लखनऊ, बरेली, झांसी और आरा, बिहार। फिर इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने वाले विद्रोह को नेता सम्राट बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, जिसके प्रमुख जनरल बख्त खां थे। ठीक है, दिल्ली में प्रतीक रूप से कहने को विद्रोह के नेता बहादुर, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, जिसके प्रमुख जो है जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खान जो है, बख्त खान जो है विद्रोह के प्रमुख केंद्र में साधारण तथा निम्न वर्गीय जनता के जो है बख्त खान ये क्या थे, विद्रोह के प्रमुख केंद्र में साधारण तथा निम्न वर्गीय जनता के प्रतिनिधि थे। ठीक है, विद्रोह के जो नेतृत्व की जो जंजीर में सबसे कमज़ोर कड़ी शायद सम्राट बहादुर शाह ही थे, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे ना, और अधिक आयु और नेतृत्व गुणों के कमी के अभाव के कारण विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में ही राजनीतिक दुर्बलता आई तथा इसके कारण जो है विद्रोह को अकथनीय रूप से जो है हानि पहुंची। तो अब आते हैं कानपुर में विद्रोह के नेता नाना साहब थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कानपुर
कानपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब। नाना साहब, चलिए नाना साहब थे, ठीक है। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। साथ ही साथ बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके उन्होंने स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित किया, ठीक है। नाना साहब की ओर से लड़ने का भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाहियों पर था, ठीक है। अपनी देशभक्ति, शौर्य, मन, युद्ध तथा कुशल छापामार कार्रवाइयों के कारण तात्या टोपे अमर हो चुके हैं। जो नाना साहब के एक और विश्वसनीय सेवक अजीमुल्लाह, ठीक है। अजीमुल्लाह कौन थे? जो है नाना साहब के विश्वसनीय सेवक अजीमुल्लाह, ये सब महत्वपूर्ण है। अजीमुल्लाह नाना साहब के सेवक और तात्या टोपे जो है तात्या टोपे कौन थे? जो तात्या टोपे थे जो है सैनिकों का जो है अपनी देशभक्ति, शौर्य, युद्ध कुशल छापामार कार्रवाइयों के कारण तात्या टोपे अमर हो चुके हैं। नाना साहब के एक और विश्वसनीय सेवक जो है तात्या टोपे थे, जिन्होंने जो है और वे राजनीतिक प्रचार कार्य के माहिर थे। दुर्भाग्य से नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल देने का वादा करने के बावजूद उन्हें धोखे से मारकर अपनी बहादुरी का कलंक का टीका लगा दिया, ठीक है। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल, लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। क्योंकि नोट्स बनाते समय जो है नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उनके जो है उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कदर को अवध का नवाब घोषित किया। इन्होंने क्या किया? नाबालिग बेटे गिरजिस क्या नाम है इसका? नाबालिग बेटे का बिरजिस कदर को अवध का नवाब घोषित किया, ठीक है। अवध का नवाब घोषित किया बिरजिस कदर को। और फिर इसके बाद जो है लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों जमींदारों की सहायता से बेगम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ा, ठीक है। जब अंग्रेज़ शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए तो उन्होंने रेजिडेंसी की इमारत में शरण ले ली। आखिर में रेजिडेंसी का घेरा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि छोटी सी ब्रिटिश सेना उदाहरणीय धैर्य और बहादुरी से लड़ती रही। 1857 के विद्रोह में महान नेताओं में भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से थी झांसी की युवा महारानी लक्ष्मीबाई का यह नाम महत्वपूर्ण है। और जब अंग्रेज़ों ने झांसी की गद्दी के लिए एक उत्तराधिकारी गोद लेने के रानी के अधिकार को नहीं माना, उनके राज्य का अधिग्रहण कर लिया और उनको धमकी दी। झांसी के सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा। तब रानी विद्रोहियों से आ मिली। रानी कुछ समय तक अनिश्चय की स्थिति में रहीं, लेकिन जब उन्होंने विद्रोहियों का साथ देने का फैसला कर लिया तो बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। तब से लेकर आज तक उनके शौर्य, साहस, सैन्य कुशलता की गाथाएं देशवासियों को प्रेरणा देती चली आ रही हैं। और अंग्रेज़ों के साथ उनकी एक भयानक लड़ाई हुई, जिसमें स्त्रियां तोपें चलाते और गोला बारूद बांटती देखी गई। उसके बाद झांसी रानी को झांसी से बाहर भागना पड़ा। तब उन्होंने अपने अनुयायियों को शपथ दिलाई कि हम अपने हाथों अपनी आज़ाद शाही की कब्र नहीं खोदेंगे। तात्या टोपे तथा अफगान रक्षकों की सहायता से उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया।
ठीक है। और अंग्रेज़ों के वफ़ादार महाराज सिंधिया ने रानी से लड़ने की कोशिश की, मगर उनके अधिकांश सैनिक रानी से जा मिले। तो झांसी की रानी ने, तो रानी लक्ष्मी बाई ने जो है ग्वालियर पर किसकी सहायता से अधिकार किया? तो तात्या टोपे तथा अफगान रक्षकों की सहायता से ने तात्या टोपे और अफगान रक्षकों की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और उनके अधिकांश सैनिक जो है महाराज सिंधिया के जो है रानी से जाकर के मिल गए, रानी के साथ हो लिए। सिंधिया ने आगरा में जाकर अंग्रेज़ों की शरण ली जो है। यह बहादुर रानी सिपाही के वेश में घोड़े पर सवार होकर लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई जो है 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी शहीद हुई जो उनकी बचपन की साथी थी। इनके साथ इनकी बचपन की मुस्लिम सखी भी शहीद हुई थी। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह बिहार में विद्रोह के नेता। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता और जो है आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। आरा के पास जगदीशपुर के तबाह और असंतुष्ट जमींदार, तबाह और असंतुष्ट क्या थे? जमींदार थे। ठीक है। अब लगभग 80 वर्ष के होते हुए भी वे विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख सैनिक नेता तथा रणनीतिज्ञ थे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह विद्रोह के एक और प्रमुख नेता थे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह जो है प्रमुख नेता थे। ये जो है क्या थे? मद्रास के रहने वाले और वहीं से सशस्त्र विद्रोह का प्रचार करने वाले जो है नेता थे। ठीक है। जनवरी 1857 में वे उत्तर में फैजाबाद आ गए। जनवरी 1857 में
फैजाबाद आए, ठीक है। और ये राजद्रोह के प्रचार से रोकने के लिए भेजी गई थी। जब मई में एक आम बगावत भड़क उठी तो अवध में इसके एक मान्य नेता के विद्रोह के रूप में उभरे। विद्रोह के सबसे महान वीर सिपाही ही थे। इनमें से अनेकों ने युद्ध क्षेत्र में अद्भुत साहस का परिचय दिया। हजारों सैनिकों ने निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों को होम कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सैनिकों का दृढ़ निश्चय तथा बलिदान ही था जिसने अंग्रेजों को भारत से लगभग खदेड़ दिया था। और इस देशभक्तिपूर्ण संघर्ष में उन्होंने अपने मन में गहरे बैठे धार्मिक पूर्वाग्रहों की भी कुर्बानी दे दी। उन्होंने विद्रोह तो किया था चर्बीदार कारतूस के सवाल पर, मगर घृणित विदेशियों को बाहर भगाने की धुन में वे लड़ाइयों में जमकर इन्हीं चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करते भी रहे उनको भगाने में। महाराजा और कश्मीर के चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करते रहे। विद्रोह की कमजोरियां और उसका दमन, तो अब हेडिंग बन जाती है विद्रोह की कमजोरियां और उसका दमन। विद्रोह की क्या कमजोरियां थी और उसका दमन कैसे हुआ, ठीक है। तो विद्रोह 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था और जनता का व्यापक समर्थन इसको प्राप्त था और यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले ही अनेकों विद्रोह हो चुके थे। भारतीय जो रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे, वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार और जो है कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा तथा दूसरे अनेक सरदारों और अनेक बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। तो अंग्रेजों की सहायता करने वाले, विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता करने वाले, विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता करने वाले व्यक्ति, ठीक, कौन कौन थे? ये ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, जितना हमको समझ लग रहा है इतना जो है आपको भी दूसरे राजपूत शासक और भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जिंद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार
कश्मीर के महाराजा और नेपाल के कौन थे? और नेपाल के राणा, नेपाल के राणा और अनेक बड़े सरदार और जो जमींदार, सरदार और जमींदार, ये सब जो है अंग्रेज़ों की सहायता करने वाले थे। और गवर्नर जनरल केनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया और वरना यह तूफान एक लहर में ही बहा ले जाता। केनिंग क्या कहते हैं? केनिंग ने कहा जो इन शासकों ने थे, इन शासकों ने तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। एक ही लहर में हमें बहा ले जाता है ना, एक ही लहर में बहा ले जाता। इसको अंग्रेज़ों को, ठीक है। और मद्रास, बम्बई, बंगाल तथा पश्चिमी पंजाब में जनता विद्रोहियों से हमदर्दी रखती थी, फिर भी ये प्रांत अप्रभावित रहे। इसके अलावा असंतुष्ट तथा बेदखल जमींदारों को छोड़कर उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। संपन्न वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के प्रति ठंडे बने रहे या उनका सक्रिय विरोध किया। यहाँ तक कि विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी कि बड़े जमींदारों ने अंग्रेज़ों से यह आश्वासन पाकर के उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगे, विद्रोह से किनारा कर लिया, ठीक है। इससे एक लंबा खिंचता हुआ छापामार संघर्ष चला सकना अवध के किसानों और सिपाहियों के लिए बहुत कठिन हो गया। ग्रामीण, क्योंकि इसमें क्या था कि जो है बड़े जमींदारों और तालुकदारों ने अपनी जागीरें अंग्रेज़ों से पाने के लोभ में विद्रोह से किनारा कर लिया, ठीक है। यह भी कमजोरी थी, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।